जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी आपको राम राम, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय जय सिया राम। तो कल सर वोटिंग हो रही थी और मैंने सुना है आप बूथ दर बूथ जायजा ले रहे थे पब्लिक के मिजाज का। सर, कल मैं दो लोकसभा सीटों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, एक संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर मैं था और उसके कई पोलिंग बूथों पर मुझे अवसर मिला जाने का और अंदर तक जाने का अवसर मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम तक जाने का अवसर मिला, बिल्कुल नहीं, वैसा अवसर नहीं मिलता है। लेकिन एक जो प्रोटोकॉल का बिना उल्लंघन किए जहां तक मैं जा सकता था वहां तक गया। जरूरी ये नहीं था कि मैं पोलिंग बूथ के अंदर से आपको माहौल नहीं पता चलता है, क्योंकि वहां तो अंतिम रिजल्ट लिखा जा रहा होता है, यानी मतदाता तो वहां डिसीजन लेके पहुंचता है ना। एक बात से शुरुआत करूंगा। एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ करीब 3:30 बजे के आसपास, क्योंकि कल जिस मतदान केंद्र की मैं बात बता रहा हूं वहां अच्छा खासी गर्मी थी। तो पोलिंग शुरू हुई और पहला वोटर मैं आपको बताऊं सर, उसी बूथ पर मैं था जब मॉक पोलिंग हुई। मॉक पोलिंग का समय जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने तय किया है वो 5:30 बजे मॉक पोलिंग हो जाती है। मॉक पोलिंग हो गई, मॉक पोलिंग, और उस समय तक एजेंट नहीं आए थे, एजेंटों को बुलाना पड़ा मॉक पोल के लिए क्योंकि उनका रहना जरूरी होता है। खैर, 6:45 बजे सीनियर सिटीजन पहला वोटर आके पोलिंग बूथ पर खड़ा था वोट डालने के लिए। खैर, वो वोट चलता रहा और लगभग 11:30 के आसपास जिस बूथ की मैं आपको बात कर रहा हूं वहां पर 1055 या 56 वोट थे। उनमें से 11:30 बजे तक 340 वोट पड़ चुके थे। 11:30 बजे के बाद रफ्तार बेहद कम हुई, दो इक्का दुक्का आने लगे। 3 बजे के लगभग का वो समय था जब बिल्कुल ब्रेक पर सन्नाटा लग गया। यदा कदा कोई भूला भटका आ रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब 4 साढ़े 4 बजे फिर 1 डेढ़ घंटे में लोग आएंगे। तो पोलिंग एजेंट भी खाली हो गए थे, मतदान केंद्र से बाहर आ गए थे। मैं जिस जगह बैठा हुआ था वहां 2 बीएलओ, गांव के प्रधान और कुछ युवा जो राजनीतिक सक्रिय लोग गांव के होते हैं वो बैठे थे, मर्यादा बना के बैठे थे। पुलिस वाले जहां तक तय किए थे वहीं बैठे हुए थे। पोलिंग एजेंट बैठ आए, यंग सा लड़का था सर, भारतीय जनता पार्टी का भी वहां कैंडिडेट है और वहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है संत कबीर नगर में, दोनों निषाद कैंडिडेट है। मजे की बात ये देखिए, वो जो बूथ था उसमें 1055 जो मैं वोट कह रहा हूँ, वो टोला एक्चुअली वो जो ग्राम सभा थी, 3 अलग अलग राजस्व गांव की एक ग्राम सभा थी। वोट तो 2400 के लगभग थे, लेकिन एक बूथ जहां पर करीब 1055 वोट थे, वहां बहुसंख्यक आबादी वोटर्स की यादव, उसके बाद हरिजन, यानी सपा और बसपा का बिल्कुल वोट बैंक वहां पर तैयार था। इसलिए बड़ा अच्छा उदाहरण है सर, अपने आप आया, मैंने कहीं कूड़ेदान। 3:30 बजे के लगभग बीजेपी का पोलिंग एजेंट वहीं बैठा, 2 बीएलओ वहां बैठी हुई महिला थी, 3 4 और लोग बैठे हुए थे। अचानक वो समाजवादी पार्टी वाला एक यंग सा लड़का आया जो पोलिंग एजेंट था। उसने कहा, क्या पहले मैं भोजपुरी में आपको बताऊंगा जो उसने कहा। बात हो रही थी कितना के पड़ा तक, किसको कहाँ वोट डालना है, और बड़ी स्वस्थ आपस में बातचीत हो रही थी बीजेपी वाले पोलिंग एजेंट में और उनमें, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले दोनों। उस लड़के ने कहा, है सुनवा, ढेर दिमाग उमाग न लगावा सबे, यानी है सुना, बहुत ज्यादा आप लोग दिमाग मत लगाइए। हमनों में से, यानी यादव जी लोगों में से भी जौन पढ़लका लिखलका बाटे तो सब मोदिया कोट दिहल है। यानी यादव वर्ग में हमारे गांव में जो पढ़े लिखे हैं वो सब मोदी जी को वोट दिए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के एग्जिस्टिंग सांसद वो कैंडिडेट हैं। प्रवीण निषाद का नाम उसने नहीं लिया, उस लड़के ने। ये बेहद जरूरी है। जब मैं आपको लगातार फील्ड से ये बताता रहा बाबा जी पहले के वीडियो में भी कि यह एक ऐसा चुनाव है जो नरेंद्र मोदी और उनको वोटरों के बीच में है, उसके बीच में किसी की जगह नहीं है, प्रत्याशी की भी जगह नहीं है। कल इसमें दो चीज पता चला कि जो एजुकेटेड यंग और ऐसा वोटर है जो चीजों को समझता है, जो नेताजी के उस पूरे खानदानी विरासत को अब बहुत ज्यादा ढोना नहीं चाहता। नेताजी जब मैं कह रहा हूं तो नेताजी समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव जी हैं। आपको ध्यान होगा एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था और मुलायम सिंह नेताजी का केक काट दिया था उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने, ये समझ के, क्योंकि उनके लिए नेताजी का मतलब है मुलायम सिंह जी यादव।
तो हाँ, हाँ। सर आपने भी प्रारब्ध के मंच पर हमारे साथी संदीप के साथ बात करते हुए जो कल के वीडियो में, मैंने बड़े ध्यान से, मैं बाहर टहल रहा हूं इसलिए मैं वीडियो कम कर पा रहा हूं, सुन ज्यादा रहा हूं। आपने जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि वो लेगेसी जो वोट बैंक की थी, जो जर खरीद गुलाम बना रखा था अपने जाति के लोगों को, ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई में न सिर्फ जाति टूटी है, न इस देश के जनता से, वोटर से जाति बंधन टूटा है, वो पूरी पूरी हेजिमनी, मैं आपके शब्द कोट कर रहा हूं कल के वीडियो में प्रारंभ पर, कि वो पूरी हेजिमनी वो टूट के बिखर चुकी है। और वो लड़का खुद, बाद में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कितना पढ़े लिखे हो, बिना लाग लपेट के कहा ऐसा बस चाचा, उसने चाचा कहा, मैंने मजाक भी किया, हमने कहा भैया कह दो यार, तो उसने कहा नहीं नहीं चाचा हवा, चाचा कहा हम 8 ले पढ़ ले हैं, यानी मैं सिर्फ 8 तक पढ़ा हूं। और उस बच्चे की ये रीडिंग थी, वो पॉलिटिकली एक्टिव था तभी तो पोलिंग एजेंट था सर। उस बच्चे की ये रीडिंग थी कि हमारे में से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने मोदी को वोट दिया है। दूसरी चीज आपको बताऊं, चूंकि वहां पर मैंने कहा कि हरिजन भी वोट बहुत ज्यादा थे, वहां से बसपा के वोटरों से चुपके मैंने गली ओली में थोड़ा सा बात किया, उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है सर कि ये चुनाव बहन जी का नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है। इसलिए उन्होंने ये तो नहीं किया, क्योंकि बहुत स्मार्ट हैं गांव की औरतें और खासतौर से गांव के जो मतदाता हैं, उन्होंने बताया नहीं किसको वोट दिया, बस एक शब्द बोल के रह गए, बहन जी के चुनाव आई तब देखल जाई ना। फिर मैंने कुरेदा कि अभी क्या देखा आपने, अरे अभी तो राशन पताई देखली है, खाना वाना मिलत बा, राशन पताई मिलत, मोदी जी हो देता टे, ए तेलो देता टे, दलियो देता टे, हाँ मसाले भर नहीं देता टे, प्याज आलू नहीं देता टे, बाकी सब देता टे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, एक तरफ उनका बसपाई वोटरों का, परंपरागत वोटरों का ये कहना कि यह चुनाव बहन जी का नहीं है, यानी साफ करता है कि ये चुनाव किसका है। और तब वहीं आके मेरी बात ये सिद्ध हो जाती है सर, मैं क्लेम बहुत कम करता हूं विनम्रता के साथ, जब मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के समय में 2014 से एक जन जागरण अभियान मतदाता के एंड पर यह हुआ है, एक बहुत बड़ी शिक्षा जागरण वहां तक पहुंचा है कि किस तरीके से विधानसभा में वोट किया जाए और किस तरह से लोकसभा में वोट किया जाए। इसीलिए जब लोकसभा की बात आती है तो वहां पर मोदी की गारंटी और सीधे मोदी से कनेक्ट काम आता है, वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी काम नहीं आता। जबकि विधानसभा में जब आते हैं तो यही पढ़ा लिखा वो जो पोलिंग एजेंट ने कहा था यादव, वो भी जाके वहीं खड़े हो जाते हैं। अगर नहीं खड़े होंगे तो विधानसभा का आप रिजल्ट देख लीजिए, अखिलेश यादव विधान परिषद में, विधानसभा इलेक्शन में ठीक करेंगे, पिछले चुनाव में उन्होंने ठीक किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये स्थिति है जो मैं आपको ग्राउंड की बता रहा हूं। कल मुझे भी ना सारा दिन मैं हरियाणा के विभिन्न 10 लोकसभा क्षेत्रों से और दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों से मुझे सारा दिन फीडबैक आते रहे। मैं कल सारा दिन मैंने अपना समय फोन पे बिताया और मुझे सैकड़ों फोन आए, मतलब मैं फोन सुन सुन के मेरा कान गर्म हो गया। और सब नितांत अनजान लोगों के फोन आते थे मुझे। सर मुझे एक बात नहीं समझ में आता, एक वर्ड होता है हनीमून पीरियड। सर हनीमून पीरियड हमारे आपके जीवन में भी रहा, कितना लंबा चलेगा भाई? महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल। 5 साल में तो लोकसभा विधानसभा की मियाद खत्म हो जाती है, नई लोकसभा विधानसभा आ गई, वो भी खत्म हो गई, अब तो तीसरी लोकसभा है। सर मैं बड़ा, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, इट इज अ मैटर टू बी प्राउड ऑफ, बड़ा इमोशनल मैटर है कि क्या बात है कि जनता का मोदी के साथ हनीमून खत्म ही नहीं हो रहा। सर आज से 10 साल पहले जब 2014 का चुनाव हुआ था, तब हम लोगों को लोग बताया करते थे कि हमें तो लोकल कैंडिडेट का नाम नहीं मालूम, वोट मोदी के नाम पे पड़ा है।
मैं एक बार एक बहुत रिमोट, मतलब सचमुच इतना रिमोट एरिया में चला गया था जहां से बाइक खड़ी करके पगडंडियों पर करीब 1 घंटा पैदल चले थे तो हिमाचल का एक गांव आया था। वहां पे एक किसान के घर में सोए थे। वो ट्रैकिंग टाइप, बाइकिंग के बाद ट्रैकिंग टाइप का एक्सपेडिशन था। मतलब अब उससे ज्यादा रिमोट। मैंने पूछा कि तुम लोग वोट कैसे देने जाते हो? बोला वो यहां से करीब थोड़ी दूर पे कोई 4-5 घरों की एक बस्ती है, वहां पे बूथ बनता है। मैंने कहा कुल कितने वोटर हैं? कहते 20 वोटर के लिए इलेक्शन कमीशन बूथ बनाता है, 20 वोटर के लिए। खच्चर पे लाद के पूरी पोलिंग पार्टी जो है सामान लेके आती है। वहां हम लोग गए थे तो मैंने पूछा वोट किसको दिए थे? तो कैंडिडेट का नाम वाकई उस बेचारे किसान को पता नहीं था। उसने बोला वोट मोदी को दिया था। ये 10 साल पुरानी बात है सर। मैं इस बार हरियाणा की बहुत सी सीटों पे ऐसा हुआ है। जब दिल्ली, अच्छा दिल्ली में तो एक को छोड़ के भाजपा के सारे कैंडिडेट नए हैं। हम लोग को, मुझे खुद नहीं मालूम था कि कौन 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 चुनाव लड़ रहा है। तो दिल्ली से बहुत से लोग, मैंने कहा वोट, बोला हाँ। बोला वो कैंडिडेट कौन? तो बोला यार वो याद नहीं है, कैंडिडेट याद, नाम याद नहीं है। बहुत कोशिश करने पे भी नाम याद नहीं आया। मुझे अभी भी नाम याद है, हालांकि बाद में मैंने पता लगाया, फिर भूल गया हूं मैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा, कहता है पब्लिक आज भी मोदी के नाम पे वोट दे रही। अच्छा, दूसरी एक ऑब्जर्वेशन, दूसरी बात, भाई आमतौर पर ये माना जाता है, ये एक पॉलिटिकल विजडम है कि हरियाणा का जाट जो है वो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी रहता है। और वो सर, नजफगढ़ गांव है दिल्ली में, आउटर दिल्ली में, और ज्यादातर लोग आउटर दिल्ली में रोहतक साइड के ही रहने वाले हैं, रोहतक के बहुत से हैं। और 90% जाट है नजफगढ़ के। और उन जाटों का 90% वोट कल बीजेपी को पड़ा। कहने को जाट जो है बीजेपी के खिलाफ है। नजफगढ़ में जाटों का 90% वोट मोदी को पड़ रहा। तो सर ये मुझे एक बात बताइए, ये कितना लंबा चलेगा हनीमून? और आखिर, अरे यार 10 साल में तो शादियां पुरानी पड़ जाती हैं भाई। 10 साल में नई बहू के 3-3 बच्चे हो जाते हैं, बचवे साले 8-8 साल के हो जाते हैं, उत्पात करने लगते हैं, गांव में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। क्यों? बिल्कुल सर, देखिए ऐसा है ना, हाँ, आपने अच्छा रूपक गढ़ा हनीमून वाला, क्योंकि ये बड़ा प्रचलित टर्म है। और राजनीतिक जब विश्लेषण होता है सरकारों का, तो पहला 6 महीना हनीमून पीरियड हम लोग पुराने विश्लेषकों से सुनते चले आए हैं कि अरे भाई अभी तो 6 महीना सरकार का हनीमून पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन सर एक चीज बताऊं, नरेंद्र मोदी जी, अब इसको कोई कैसे ले, लेकिन जो असली भाव है जो जनता के बीच में चल रहा है, और जिसकी वजह से आपका ये सवाल पैदा होता है कि भाई कब तक, कितना लंबा चलेगा यार, कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है। देखिए सर, ऐसा है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें अलग अलग किरदार उनका वोटर देखने लगा है भारत में। ये हो चुका है। छोटा बच्चा जो अभी वोटर नहीं है, जो अगले 3-4 साल, 5 साल, यानी 5 साल का अगर एक टर्म कहिए तो 14 में ऐसे बच्चा जो 19 में संभवतः वोटर बन सकता था या बनता, उसने मोदी में काका देखा, दादा देखा। जो जवान था, जो स्कूली बच्चे थे, उन्होंने क्या देखा? एक मेंटर, एक गुरु। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2014 में आने के तुरंत बाद उन्होंने मर चुके रेडियो को जिंदा कर दिया अपने मन की बात से, वो समाज के अंतिम आदमी से कनेक्ट हो चुके थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जब एग्जाम आता है तो वो बच्चों से बात कर रहे होते हैं, उनको टिप्स देते हैं। सिर्फ इतना नहीं बताते कि सब पुस्तकीय परीक्षा कैसे करो, जो मुलायम सिंह यादव कहते थे कि किताब दे दो और छाप दे बच्चे। चरवाहा स्कूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताते थे, जो लालू यादव ने बर्बाद करके रख दिया। और भैंस के ऊपर चढ़ के और भैंस चराते हुए स्कूल में पढ़ाई करो, ये जो तमाशा किया था, इस तरह के तमाशे नहीं। कैसे प्रेशर से मुक्त रहो, कैसे नंबर गेम में मत फंसो, एग्जाम में कैसे रिलैक्स हो। तो आप बताइए सर। दूसरा, जब वो बेटियों से बात करते हैं तो वो एक पिता हो जाते हैं, जब वो एक महिला से बात करते हैं
तो उसके पिता हो जाते हैं। जब वो दादी नानी की उम्र की महिला से बात करते हैं वो तो उसके मोदी भाई हो जाते हैं। जब वो गरीब से बात करते हैं तो उसको खाने खिलाने वाले अन्नपूर्णा देवी का अवतार हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। जब वो देश के सैनिक से बात करते हैं तो फील्ड कैप लगा के अपनी दिवालियां सेना के साथ मनाने वाले नरेंद्र मोदी वो बहादुर फ्रंटलाइन सोल्जर बन के सामने आ जाते हैं। जब वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति से बात करते हैं तब वो फिलोसॉफिकल नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। सर, यही कारण है कि ये जो नरेंद्र मोदी और उनके वोटर के बीच का दाम्पत्य लगातार चल रहा है और लगातार मजबूत होता जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, कह रहे भाई इतना दिन में तो भी वो पुरान हो जाला। लेकिन सर, यहीं पर इसी समाज में यह भी देखा जाता है कि हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता दाम्पत्य को कहा जाता है। हमारे यहाँ 5 साल का अनुबंध नहीं होता है जो यहाँ काजी की उपस्थिति में लिखा जाता है या किसी चर्च के फादर के सामने साइन किया जाता है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का ये संस्कार है और इसीलिए मैं कह रहा हूं 2014 से वो जो पहले जन्म का संस्कार शुरू हुआ है, 2019 में अभी सिर्फ दूसरा जन्म था सर, 2024 में वो तीसरा जन्म होने जा रहा है। अब यहाँ तो मात खाएंगे नरेंद्र मोदी जी की, उनकी उम्र हो जाएगी, लेकिन ये 7 जन्मों का गठबंधन जो नरेंद्र मोदी और उनके वोटर और जनता के बीच में बन गया है सर, जो वोट दे पाने की स्थिति में नहीं है वो अभी नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्टेड है। जो वोट दे रहा है वो अभी नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्टेड है। जो अभी 5 साल के बाद वोटर बनेगा वो अभी नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्टेड है। तो आप बताइए सर, 7 जन्म तक क्यों नहीं कहेगा? और इसीलिए शायद अमित शाह जी कहते थे हम 50 साल तक शासन करेंगे। 7 पंजे सर, 35 40 15 साल तो बीत ही गया। तो 7 जन्म, ये 7 जन्म का लोकतांत्रिक रिश्ता बन गया है। मैं गंभीरता से यह बात कह रहा हूं सर, जो व्यक्ति भारत का जिस रूप में नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है उनकी भूमिका को, उस भूमिका में नरेंद्र मोदी खरे उतरे हैं, दिखाई ही नहीं दिए हैं, खरे उतरे हैं। मैंने अभी कहा ना, एक सैनिक के साथ आप बता दीजिए ना सर, एक बच्चे के साथ आप बता दीजिए, एक सीनियर सिटीजन के साथ बता दीजिए, एक बीमार के साथ बता दीजिए, आयुष्मान का कार्ड लेके हाजिर हैं। एक औरत जिसका चूल्हा फूंक फूंक के आंख फट गई थी, उसके लिए उज्ज्वला लेके खड़े हैं। सर, ये कनेक्ट प्रारब्ध है नरेंद्र मोदी जी का और इसको कोई चुनाव प्रचार से नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इसलिए विपक्ष को अब कुछ और सोचना पड़ेगा। और मैंने इससे पहले सर, मैं जान रहा हूं आप भावुक हो रहे हैं, मैं इससे पहले जब 10 दिनों के लिए फील्ड में निकला था तो एक जगह मुझे यह भाव भी सुनाई दिया था जिसको गाहे बगाहे मैंने कई बार रिपीट किया कि वोटर्स के अंदर यह भाव है कि ये चुनाव हो ही क्यों रहा है। मैं नहीं जानता कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितनी शुभ बात है, कितनी अशुभ बात है। मैं इसमें भी नहीं पढ़ूंगा कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन बन चुका है कि नहीं बन चुका है, मुझे यो अलग चर्चा का विषय है। ये बात करें गंभीरता से लोग, लेकिन जमीन यही है और ये कनेक्ट ऐसा बन चुका है, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। 4 जून को ये सुनामी कहां जाके रुकेगी? अब कायदे से आप और हम जैसे लोगों को हैसियत अपनी देख लेनी चाहिए, अपनी लिमिट में आ जाना चाहिए। अब हम प्रिडिक्ट ना करें कि 300 मिलेगा कि 350 मिलेगा कि 450 मिलेगा। दिमाग लगाना छोड़ दीजिए सर, दिल लगा के जनता ने चुनाव लड़ा है। ये सर कि नरेंद्र, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, प्रत्याशी के न पैसे से चुनाव लड़ा गया है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा हुआ है सर। यह चुनाव मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र का, जब से ये आधुनिक तरीके का चुनाव लड़ा जा रहा है जिसमें इतना धनबल, इतना बाहुबल, ये सब दिखाई दे रहा था। और 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव जब यही नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे तो विपक्ष इस बात का रोना रोता था कि अरे अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो चुनाव इतना महंगा बना दिया, इतना भव्य। जी हाँ, आज भी नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियों में वो भव्यता दिखाई देती है, वो सारा कुछ, उनका रोड शो देख लीजिए, उनका सब कुछ देख लीजिए। लेकिन उसके अलावा प्रत्याशियों के स्तर पर, फील्ड के स्तर पर बहुत ही सस्ते में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं और पार्टी फंड में रिवेल कर रहा हूं, ये पार्टी के अंदर की बात है, सूत्रों आधारित। चलिए, अगर मुझे पता है तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं आपके चैनल पर कि यह वह एक उन चुनाव में से है जिसमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी प्रत्याशी को पार्टी फंड से एक चवन्नी नहीं दिया है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भाजपा और उसका संगठन भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यह चुनाव आप हम लड़ रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं वो लड़ रहे हैं,
जमीन पर जनता लड़ रही है। तो ये एक एकदम अलग खेल का मैदान बदल गया है सर, सच बताऊंगा आपको। विपक्ष क्रिकेट के खेल में कबड्डी खेलने का प्रयास कर रहा है, एकदम बदल चुका है सर, बिल्कुल बदल चुका है। उनको पता ही नहीं है, वो आठ भैंसाएं हैं सर। वो इतिहास का पेपर, इतिहास की क्लास में संगीत पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। संगीत का जब पेपर आ रहा है तो उसमें आज चूंकि अवनीश जी फील्ड में है और गांवों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क का एक इशू था और हम अपनी बात को आज कंटिन्यू नहीं कर पाए उनके साथ। खैर, मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं, और वो ये है कि मैं ये कहना चाहता था कि आज 10 साल बाद भी अवनीश जी वापस आ गए हैं। हेलो, हाँ अवनीश जी, इज इट ओके नाउ? हम कंटिन्यू करें? कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा, मैं एडिट कर दूंगा। ओके सर। तो अवनीश जी, मैं ये कह रहा था कि आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसा पब्लिक के साथ क्या कनेक्ट है मोदी का कि 10 साल बाद भी किसी किस्म की उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और बल्कि लोग उनसे अब भावनात्मक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं ना एक इंसिडेंट बताता हूं। एक महिला थी जो यूएसए से अभी इंडिया आई हुई थी पिछले दिनों, और वो उनको मैं कम से कम पिछले 40 साल से जानता हूं, एंड वो बड़ी कट्टर कांग्रेसी परिवेश में पली हैं और बड़ी कट्टर कांग्रेसी रही हैं, और पंजाब की हैं, और पिछले लगभग 25-30 साल से यूएसए में रहती हैं। तो ऐसे ही बात चल पड़ी, तो भाई हमारे देश में तो आपको मालूम है पॉलिटिकल माहौल कुछ ज्यादा ही हो जाता है, पॉलिटिक्स के अलावा हम लोग कुछ बतियाते ही नहीं महीना 2 महीना इन दिनों। कोई बात हुई तो उन्होंने एक बात कही, वो कहती मैं टीवी पे वहां से देख रही थी, और जब रामलला को मोदी जी ऐसे गोदी में उठा के और लेके जब चले हैं, वो जो उनकी जो लगभग 100-150 मीटर की जो यात्रा थी ना, रामलला को गोदी में उठाए हुए वो लेके आए हैं, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो महिला बताते बताते ना रोने लग गई। तो मैंने कहा कि इसे कहते हैं कनेक्ट, कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी, और औरतों में रामलला, भाई बच्चे हैं, रामलला जन्मे हैं, वो वाले रामलला को लेके गोदी में मोदी जी आ रहे हैं। सर, वो जो भावनात्मक जुड़ाव है ना, उसको मुझे लगता है कि हमारा जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, या विपक्ष, या हमारा मीडिया, या हमारे एनालिस्ट समझ नहीं पाए कि सर मोदी किस कदर जुड़ते हैं लोगों से। सर, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, सॉरी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सर, एक चीज बताऊं आपको, यही वो तमाम राजनीतिक ज्ञानी लोग हैं ना, ये पाखंडी जितने शुद्धतावादी हैं, यही वो लोग हैं जो कहते थे कि धर्म निजी विषय है, धर्म को राजनीति में मत लाइए। चलिए इन पाखंडियों की इसी बात से नरेंद्र मोदी का आकलन करते हैं। करोड़ों सनातनियों के लिए उनका धर्म वाकई में निजी विषय है, और शायद यही वजह है कि चुनाव के दौरान राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, आपने देखा, आपने ध्यान दिया, जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था चुनाव का पहला फेज शुरू होने से पहले, प्रॉपर चुनावी अभियान शुरू होने से पहले, वो लगातार ये कह रहे थे 22 तारीख जब श्री रामलला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलला जब मंदिर में विराजे, मंदिर का सारा कुछ हो रहा था, तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यक्रम है, और उसके लिए कांग्रेस कितना गिर गई, कहां तक गिर गई। लेकिन सर, पूरे चुनाव के दौरान अब अंतिम एक चरण बचा हुआ है, जिसमें मेरे दर्शक डांटते हैं कि गलत उंगली दिखाते हो, जिस पर मेरे हाथ में भी लोग
अभी तक नहीं लगी है, जो नीली स्याही वो भी लग जाएगी 1 तारीख को। अब 1 चरण बाकी बचा हुआ है सर, 6 चरण का चुनाव लड़ा जा चुका। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और राम मंदिर चुनावी नारों में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं कहाँ हैं सर? वो करोड़ों सनातनी वोटरों के निजता में हैं, यहाँ हैं, निजी हैं। और अभी एक वीडियो टहल रहा है जिसमें वो कोई चौधरी साहब पूछ रहे हैं, वो अजीत अंजुम का एक क्लिपिंग टहल रही जिसमें वो महिला कहती है कि राम मंदिर बन गया ना, इतना ही बहुत है, बाकी न पूछो। सर, धर्म सनातनियों के लिए निजी विषय है और उनकी निजता यहां बसी है, राम मंदिर का अंडरकरंट यहां बसा है, और वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जिसने भव्य मंदिर में स्थापित किया, वो नरेंद्र मोदी भी यहां बसे हुए हैं सर। ये कनेक्ट है, इस कनेक्ट को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपसे कह रहा हूं सर, इस कनेक्ट को नहीं तोड़ सकता कोई। ये वो कनेक्ट है जो वोटर अपने मुंह से बोल नहीं रहा है। वो अपने रामलला को राजनीतिक नारों का विषय नहीं बनाना चाहता। ये सनातन का स्वभाव है सर। हाँ, लेकिन इसी के साथ वो ये जानता है कि ये एक अकेली वही पार्टी है जिसने दशकों से राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया है, और इस बार 24 के चुनाव में राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा इसलिए नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, रामलला विराज चुके हैं। अजीत अंजुम की वो क्लिपिंग उस महिला की जो टहल रही, उसमें महिला 2 बात और कहती है सर, जो मैंने भी आपसे कहा कि लोग कह रहे हैं कि बस बस राम मंदिर का नाम मत लीजिए, वो तो यहां है ना। वो महिला 2 बात और कहती है, बस अब काशी हो जाए और मथुरा हो जाए, ये 2 और बचा हुआ है। तो धर्म सनातनियों के लिए निजी विषय है, और राम मंदिर का अंडरकरंट इस चुनाव में तमाम विकास कामों के बाद, तमाम लाभार्थी वर्गों के नए उपजने के साथ ही साथ वह अंडरकरंट यहां दिल में बसा हुआ है, और इसीलिए ये मामला सब अब दिल का है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि चले जो तीरे नजर नीम कष्ट तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। सर, आपने वो हनीमून जो कहा था ना, उसको लाके मैं अब यहाँ जोड़ दे रहा हूं। ये दिल का रिश्ता हो चुका है, इसको किसी के दम नहीं है कि वो 1 लाख के टकाटक भकाभक फटाफट और हचाहट से कहीं डिस्टर्ब कर सके। ये सब एक केवल, मैं फिर वही बात, आप भी कहते हैं कि साहब ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मौसम कौन सा बदल गया है। सर, ये मई जून में स्वेटर पहन के निकल पड़े हैं विपक्ष, और ये मौसम नहीं समझ पा रहे सर। ये सुहाना मौसम है, छाता लेके निकल पड़े हैं सर। इनके साथ ये हो रहा है सर। ये लंच को डिनर बोल रहे हैं सर। ये ब्रेकफास्ट को तिजरिया का हैवी डिनर बोल रहे हैं सर। वो एक और जुमला, एक सर्वे होता है ना, मूड ऑफ द नेशन, MOTN बोलते हैं उसको। वो मूड ऑफ द नेशन जो है ना सर, ये सचमुच नहीं समझ उस नब्ज को नहीं पकड़ पाए। और मैंने बताया कि जब मैंने वो छवि कि जब रामलला को गोदी में उठा के मोदी जी चले थे, मैं तो कह रहा हूं बस वो एक छवि ही इस चुनाव पे भारी पड़ रही है। मोदी का के साथ देखिए ना, उसको और भारी क्या बना रहा है सर, उसको और भारी क्या बना रहा है, सारा कुछ। एक प्रचार आता है ना, जब वही सफेदी वही चमकार कम पैसों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, कोई वो क्यों ले, ये क्यों न ले, एक आता है ना ऐसा जुमला, एक जिंगल है ऐसा। सर, यहाँ चक्कर क्या है, यहाँ धर्म भी है। नरेंद्र मोदी के काम में धर्म भी दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी के काम में कर्म भी दिखाई दे रहा है, यानी भौतिक अवस्थापनाएं भी हो रही हैं, राशन भी मिल रहा है, सब काम भी हो रहा है, देश का नाम भी ऊपर चल रहा है, और लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है। गैस सिलेंडर कहाँ तो ये देख के बुक करना होता था कि साल में 6 मिलेगा कि 9 मिलेगा, आज स्थिति है कि LPG कनेक्शन ये देख के बुक करना पड़ता है कि भैया आ जाएगा तुरंत, पैसे घर में छोड़ के जाओ, नहीं तो पता चला कि सुबह बुक किया और शाम को सिलेंडर है। पीछे से घर वाले फोन कर रहे हैं, अरे सिलेंडर बुक कर दिया तो पैसे तो दो। तो ये जो विकास और साथ में जन सुविधाओं का विकास, ये और प्लस धर्म और बाकी सारी चीजें, देश की मजबूती, तो सर जीने को और क्या चाहिए, आप बताइए, और क्या चाहिए। इसीलिए जनता और वोटर स्टेटस को मेंटेन रखना चाह रहा है, इसीलिए वो चुपचाप है, खामोश है,
और पूरे चुनाव भर खामोश रहा। अंतिम एक चरण बाकी है, अब तो जो होना होगा सर 4 तारीख को होगा। और एक चीज बताऊं, मुझे और आप जैसे तुच्छ लोगों को, आई एम सॉरी सर, मुझे और आप जैसे तुच्छ लोगों को अब कितनी सीट आएगी इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा, नोबडी कैन से। अवनीश भाई, बड़ा इमोशनल सा माहौल बन गया आज फिर हमारी आपकी वार्ता में। और वो मुझे तो सर मैं 22 तारीख को रामलला के चौथे या 5वें दिन जाने का अवसर मिला था, और एक तरफ राम जी के जयकारे लग रहे थे और दूसरी तरफ दीवालों के आसपास, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक टर्म है सर, भोकार पार के महिलाओं की और पुरुषों के रोने की आवाज इन्हीं कानों ने सुनी है, उसी राम मंदिर में सुनी। तो सर नेक्स्ट लेवल मामला है। हाँ। तो अवनीश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। बहुत बेहतरीन चर्चा रही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।